आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप तमाम चैनल्स पर, तमाम हैंडल्स पर, तमाम पेजेस पर ज्ञानियों को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि बिहार ने जो अब तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोटिंग की है 75 साल में, उसके मायने क्या हैं। 64.46%, लगभग 65% वोटिंग बिहार ने की है, जो कभी आज तक की नहीं। और बिहार वो राज्य है जहां से देश में सबसे ज़्यादा पलायन है, फिर भी वोटिंग बस बहुत ज़बरदस्त हुई है। पिछली बार 57.29%, 57.29% पोलिंग हुई थी 2020 में। एनडीए की सरकार बनी थी, लड़ाई बड़ी क्लोज थी। लेकिन जब जब बिहार में 60% के ऊपर मतदान हुआ है, तब तब बिहार ने आरजेडी को चुना है। ये एक ग्राफिक के माध्यम से हम अपने दर्शकों को सामने दिखा देते हैं। 1990 में 62.04% हुई वोटिंग, 62.04%। आरजेडी आई पहली बार, कांग्रेस गई। दोबारा 1995 में 61.79% वोटिंग हुई, आरजेडी को दूसरा टर्म मिला। और फिर साल 2000 में 62.57% वोटिंग हुई और आरजेडी को तीसरा टर्म मिला। तो 3 बार जब ज्यादा वोटिंग हुई है उस पैटर्न के हिसाब से, तो आरजेडी चुनाव जीती है। तो क्या ये जो 64.46% मतदान हुआ है, उसका मतलब ये है कि महागठबंधन आगे है? ये बहुत अनपॉपुलर बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप हर जगह देख रहे होंगे कि एनडीए आगे, एनडीए जीत रहा है, ओपिनियन पोल ही बता रहे हैं। हम इन्हीं कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आशीष रंजन है हमारे साथ, डेल्स के फाउंडर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चुनाव समझने और उसके वोटिंग पैटर्न को जानने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आज से नहीं, 1 दशक से ज़्यादा की मेहनत लगातार हर चुनाव में करते हैं। फील्ड में खुद भी जाते हैं, इनकी टीम भी जाती है। हमारे साथ आशुतोष पांडे हैं, जो वायर के लिए लिखते हैं। इनकी स्टोरी की खूब चर्चा हो रही है कि कैसे ललन सिंह ने गिफ्ट किया नीतीश कुमार के बेटे को फ्लैट, इस पर चर्चा की थी। वो यहाँ बिहार के हैं, और मतलब दोनों ही बिहार के हैं मतलब। लेकिन ये ग्राउंड की जो है पल समझने की बात, जानने की बात करेंगे। और हम तीनों एक बढ़िया सा एक कॉन्वर्सेशन अपने दर्शकों के लिए करेंगे। हम तीनों लोगों की जो बातचीत है आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इसको भी शेयर करिएगा, समझिएगा कि बिहार का चुनाव आखिर है क्या। पहले मैं आऊँगा आशीष जी आपके पास। आशीष जी, 64.46%, कभी बिहार में इतनी वोटिंग नहीं हुई। ये जो जब जब ज़्यादा वोटिंग हुई, हमने 3 उदाहरण देखे, तब यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। लेकिन महिलाओं का वोट, जो आम लोग बात कर रहे हैं, जो आम ज्ञानी बात कर रहे हैं, जो तमाम पत्रकार दिल्ली वाले हैं, आई थिंक दैट एनडीए इज कंफर्टेबल, नीतीश कुमार इज कमिंग बैक। डू यू अग्री? कैसे देखते हैं जो बढ़ा हुआ है ये पोलिंग परसेंटेज? धन्यवाद सौरभ जी और रेड माइक को भी। पहले उस बाइनरी में नहीं जानते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और सिंपल चीज़ें है कि एक फेनोमेना, एक इवेंट हो रहा है। चुनाव एक अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और सोशल इवेंट है। उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन है और उसको हमें एंजॉय करना चाहिए। अब 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, बिहार में जो है, आपने सही कहा कि अभी तक अनप्रेसिडेंटेड है। मैं लेटेस्ट आंकड़ा बता दूं आपको, 64.69% है टर्नआउट ओवरऑल, जो कि कभी नहीं हुआ। अभी से पहले 2 आंकड़ा आपने खुद जिक्र किया, और इनफैक्ट 60% से ऊपर एक बार और 1998 के लोकसभा चुनाव में भी टर्नआउट जो है 62% चली गई थी। तो ये एक बात है कि फेनोमेना। उसके बाद आप जो एक सुंदर एक बात बोल रहे थे, जिसका ध्यान बहुत लोगों को नहीं गया था, कि 90, 95, 2000 इन सब में, और इनफैक्ट 2015 में भी जब टर्नआउट बढ़ा था, तो आरजेडी जो थे महागठबंधन का पार्टनर थे। ठीक है, मतलब जब सिग्निफिकेंट, मतलब 5-6% लालू साथ थे। नीतीश लालू साथ थे। हालांकि 2020 में भी बढ़ा, लेकिन 1-1.5% ही बढ़ा था। लेकिन 2015 में भी बार बार चीज़ें बढ़ा। लेकिन ये भी बात सही है कि सिर्फ उसके बेसिस पे कि चुनाव को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन उसका थोड़ा सोशियोलॉजिकल टर्म में उसको समझिए। उसका मतलब समाजशास्त्र ये कहता है कि जब जब टर्नआउट बढ़ा है, इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो,
या लेफ्ट की पार्टी हो, वो अपने वोटर को मोबिलाइज करने में सफल हुए हैं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब आप आरजेडी और ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जो जो भी आपने 90, 95, 2000 का आंकड़ा दिया है, उसमें क्लियर कट ये आप उसको आसानी से समझ सकते हैं कि जो रीजनल पार्टीज़ के जो वोटर होते हैं वो बैकवर्ड कास्ट के, बैकवर्ड क्लास के ज़्यादा होते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक थियरी सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का 90s के दशक में प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी ने लिख रखा है। और यही वजह है कि उनका जो पार्टिसिपेशन रेट जो 90 में बढ़ा है, तो जब उनको अपने पार्टी के लिए वोट करना होता है तो ये बढ़ चढ़ के आते हैं। ये चुनाव भी जो है दो रीजनल फेसेस के बीच में, या तो एक रीजनल फेस जो नीतीश है कि उसको बचाना है, या उन्हीं के काउंटर में कि उनको हटा के तेजस्वी की सरकार लाना है, यानी आरजेडी की सरकार लाना है। इन दोनों के बीच की लड़ाई है। और जो टर्नआउट पिक्चर कह रहा है वो ये है कि ये लोगों को पार्टिसिपेट करवाने में, मोबिलाइज कराने में सफल हुए। अब सवाल ये है कि कौन कितना किया है, ये एक अलग बात है जो कि आउटकम को इम्पैक्ट करेगी। और ये भी है कि इस बार एसआईआर हुआ है, और जैसे आपने भी, हमारी चर्चा हो रही थी कि लोगों ने ज़्यादा वोट दिया आकर के, कि उनको ये लगा कि इस बार एसआईआर हो रहा है, इस बार वोट नहीं दिया तो अगली बार हमारा नाम कट जाएगा, तो लोगों ने जाके पहले ही वोट कर दिया इस डर से कि इस बार वोट नहीं किया तो हमारा वोट से नाम ही कट जाएगा, और जब वोट से नाम कट जाएगा तो सरकारी स्कीम्स हैं उससे भी हम वंचित रह जाएंगे। तो ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल रीज़न है। देखिए, मैं कल एक पोलिंग बूथ पे था, उसका लास्ट का आउटकम जो है वो जो शाम का 6:30 7 बजे 6 बजे की पोलिंग, वो करीब 70% था टर्नआउट। लेकिन मैं आपको बता दूं 1 बजे तक वहाँ 53% टर्नआउट हो चुके थे। और मैं ही अवाक था कि ऐसे कैसे हो गया। और मैंने और भी कुछ लोगों से बात किया, उधर के भी लोगों से बात किया। एसआईआर का इम्पैक्ट काफ़ी है। एसआईआर का इम्पैक्ट जो है दो तरीके से है। कई बार वोट चोरी की बात जो होती है, आप देखिएगा कि 2010 से 15 के बीच में 1,19,00,000 वोटर ऐड हुए। 2015 से 20 के बीच में तकरीबन 60 लाख से ऊपर वोटर ऐड हुए। और 2020 से 25 के बीच में सिर्फ 5 लाख वोटर ऐड हुए हैं। जबकि एडल्ट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली 8.2 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पिछले बार की तुलना में करीब करीब 80 लाख बढ़ने चाहिए थे, जो कि पब्लिक डोमेन में ये फिगर है कि एसआईआर की वजह से कैसे लोगों का, वो एक अलग विवाद का मुद्दा हो सकता है, उस पर अलग से बात की जा सकती है। तो एक तो ये है कि बेस कम हो गया, जो ये 8 करोड़ इलेक्टर्स होना चाहिए वो 7.42 करोड़ ही रहा। तो उसके आधार पे जब लोगों ने, हो सकता है कि इतने ही लोग वोट करते थे लेकिन पहले उसके रिस्पेक्ट में करते थे, आज कम बेस के रिस्पेक्ट में करें। दूसरी बात यह है, एसआईआर ने जो किया वो लोगों को ये भी लगा, चूँकि डॉक्यूमेंटेशन इस बीच लास्ट के 2-3 महीने में खूब हुई, तो लोगों को लगा अगर इस बार वोट नहीं दिए तो क्या पता हमारा नाम कट जाए, क्या पता हमें राशन पानी से हाथ धोना पड़ जाए। बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं। तो जो भी थे वो आके वोट किए अपना, ताकि कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशन उनके प्रति ना हो। और एक चीज़ जो मैं ऑलरेडी पहले कह चुका हूँ कि दोनों पार्टियाँ जो है या दोनों अलायंस जो है, क्योंकि उनको पता है कि लड़ाई जो है ऊपर की लड़ाई है, जो मोटे तौर पे मैं कहूँ कि रिजल्ट चाहे कुछ भी आ जाए, दोनों अलायंस को 40% से ऊपर वोट आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करें, यानी पिछली बार आरजेडी महागठबंधन का 37%, दोनों को 37 थी। लेकिन चूंकि एलजेपी अभी एनडीए के साथ है, आरएलएम जो कुशवाहा जी की पार्टी है वो भी उस तरफ है, और वीआईपी मुकेश सहनी जी की पार्टी इस तरफ है, तो 38.6% के आसपास, यानी रफली 39% महागठबंधन के पास है और उधर 45% के आसपास है। तो गैप तो 5.5-6% का है दोनों के बीच में। उसी गैप को पाटना है। उनका काम है कि वो मेंटेन रखे उस गैप को, और इनका काम है कि उस गैप को पाटना है। मुझे लगता है ये इम्प्रूव तो कर पा रहे, अब कितना इम्प्रूव कर पा रहे हैं ये तो पूरा चुनाव। कह रहे महागठबंधन इम्प्रूव कर पा रहा है, उस गैप को कम करने में कितना कर पा रहे हैं वो बताएं। किसको वोट पड़ा कल, बताइए किसको पड़ा वोट? हाँ, आप बताइए किसको पड़ा वोट? हरियाणा वाले? अच्छा ठीक है, फिर तो आपका यहाँ वोट नहीं। चलिए ये बताइए पांडे जी, बढ़ा वोट 5%, और अक्सर ये पॉपुलर बातचीत ये होती है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तक परिवर्तन होता है। 14 में बढ़ा था, माननीय युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भगवान उनको लंबी आयु दे। आप बताइए कि इस चुनाव में जो वोटिंग प्रतिशत बचा है, बढ़ा है पहले फेज में,
इसे आप पत्रकार के तौर पर कैसे देख रहे हैं? एक तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो सत्ता पक्ष को बचाने की भी मुहिम हो सकती है। मैं ये क्योंकि नीतीश जी को बचाने की। हाँ नीतीश सत्ता पक्ष को नहीं, नीतीश जी को बचाने। को बचाने की हाँ। मैं ये देख रहा था कि नीतीश कुमार जी के प्रति लोग काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं। उनको काफ़ी 2020 के मुकाबले इस बार ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्हें बेचारा समझ रहे हैं। बेचारा समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि भाई इस बार हमारे धरोहर हैं, इसकी कुछ बचाइए, कुछ दिक्कत में पड़ गए हैं, संकट में पड़ गए हैं, तबीयत खराब है तो वोट देकर उनको स्वस्थ कीजिए, ऐसा भी। और ये भी आ रहा है कि अगर बीजेपी, ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी को वोट नहीं मिला तो बीजेपी उनको निपटा देगी, क्योंकि हमें देखता है कि बिहार में बीजेपी एक बहुत पॉपुलर पार्टी नहीं है। मतलब बिहार में बीजेपी के पास आज देख लीजिए कोई चेहरा नहीं है जो पैन बिहार उनका चेहरा हो कि बिहार में सबको स्वीकार हो। आपको सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और नीतीश कुमार, हमेशा हम ये कह रहे हैं, चुनाव में देख लिया कि बिहार की बीजेपी के लिए मजबूती नहीं, मजबूरी है। नीतीश कुमार बिहार के लिए भी, बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार को बहुत चाह रही है। हमने अपने अनुमान से जहाँ जहाँ मैंने घूमा, जिन लोगों से हमने बात की, वो सिर्फ नीतीश कुमार की बात करते हैं कि नीतीश कुमार कौन है, क्या है, और उनके जीवन में नीतीश कुमार के चलते क्या परिवर्तन आया। तो ये बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जो विगत चुनाव में 2020 के चुनाव में जो कमज़ोर हुए और बाद में ये माना गया कि इस बार वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। आप ये देखिएगा कि नीतीश कुमार ही इस पूरे चुनाव के हीरो नज़र आ रहे हैं और इस पूरे चुनाव में हीरो नज़र आ रहे हैं। आज 7 तारीख है और एक महीना पहले, चुनाव के कुछ दिन पहले जीविका दीदियों को जो 1.25 करोड़ के आसपास 10,000 रुपये दिया गया था, आज उसकी दूसरी किस्त जा रही है या चली गई होगी। हाँ, तो वही नीतीश कुमार को पॉपुलर बना देती है। वही नीतीश कुमार को पॉपुलर, लेकिन और जो चीज़ें हैं, जिन लोगों को पैसा नहीं मिला, वृद्धावस्था पेंशन, हाँ, तो वृद्धावस्था पेंशन और जो 125 यूनिट बिजली जो फ्री हुआ, और नीतीश कुमार का कोई ऐसा अनपॉपुलर माने जो बयान सार्वजनिक नहीं हुआ, जो लठैती वाली भाषा सामने नहीं आ पाई, जिसके चलते वो और लोग। तो तेजस्वी की भी ऐसी कोई का बयान नहीं है लठैती वाला है, ये जो पूरा बिल्कुल उन्होंने रोजगार के बीच पर चुनाव रखा हुआ है। तेजस्वी ने इस बार तो कमाल किया है और उनके समर्थकों ने भी कमाल किया है कि इस बार वैसी कोई भाषा उनके तरफ से भी नहीं, महागठबंधन के तरफ से भी नहीं आई, न उनके किसी नेता के तरफ से आई, और उस पार्टी ने भी ये इन जैसे तत्वों को थोड़ा समझा के रखा या दूर रखा है। तो मुझे लगता है कि वोट ये बहुत प्रिडिक्ट करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो SIR में बहुत सारे नाम भी कटे हैं, तो औसत निकालिएगा तो वोट उतना ही पड़ा है और मामूली अंतर है। अंतर मामूली है। 2-3 चीज़ें हैं। अब मतलब चूंकि आप लोगों ने सुना तो मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे ना अनपॉपुलर नीतीश नज़र आते हैं, ना अनपॉपुलर तेजस्वी नज़र आते हैं। दोनों की रेटिंग हाई है और मैं देख रहा हूँ कि इस 2 चुनाव में जो पहले दिन, ये पहली बार का ये जो है जो हमारा आकलन है कि 2 प्लेयर हैं जिनका नुकसान होता नज़र आ रहा है पहले फेज़ के बाद। एक तो माननीय चिराग पासवान जी, क्योंकि 2 सीटों पर जो हमारी बातचीत हुई, एक पे तो हम गए भी, सिमरी बख्तियारपुर से LJP के कैंडिडेट है और महुआ से। तो जो LJP का जहां उम्मीदवार है वहां पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार जी के प्रेमी समर्थक, उनका काडर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। 2 कुर्मी वोट मिले हमारे सहयोगी को, तो कुर्मी युवा, तो उन्होंने कहा कि पहली बार हमने जो है वोट लालटेन छाप को दिया है, क्योंकि यहाँ पर JDU के कैंडिडेट नहीं है, चिराग पासवान का कैंडिडेट है। महुआ में भी हमने देखा कि कुछ मिले हमें JDU के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो लोग वोट ट्रांसफ़र कराने की बात कर रहे हैं कि हम वोट ट्रांसफ़र कराएंगे तेज प्रताप को, वहाँ भी LJP का है। और BJP की भी बहुत ज़्यादा कोई लहर नज़र नहीं आती है। तो वह सीधा मुकाबला यहाँ 2 चेहरों के बीच में ऐसा लगता है, नीतीश कुमार चाहिए या तेजस्वी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इससे कोई गुरेज नहीं किया सकता है कि जो एक मेटा नैरेटिव पे चुनाव है, वो चुनाव है कि नीतीश कुमार को रखना है या उनको हटाना है।
और उनको हटाने के लिए तेजस्वी ने जो चक्रव्यूह जिसको कहते हैं पॉलिटिकल चक्रव्यूह रचा है वो ये है कि रोजगार की और है कि सरकारी नौकरी की। और आपको पता होगा कि बिहार में सरकारी नौकरी की बहुत ही काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। आपको इसी लेन पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप मिल जाएंगे जो पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग, और उनमें थोड़ा सा एक रोष भी है। दूसरी जो चीज़ है कि 2015 में की जो लड़ाई थी, जो अभी बात हो रही है कि अभी उतना अनपॉपुलर नहीं है, 2020 में बहुत ही अनपॉपुलर थे नीतीश कुमार। 2020 में नीतीश वर्सेस ऑल की लड़ाई थी। 2020 में महागठबंधन तो थी पॉलिटिकल अपोनेंट उनके, चिराग पासवान की जो एलजेपी थी वो खुलेआम उनके साथ थे और बीजेपी के साथ पे थे, और बीजेपी भी चूंकि 2019 की ब्रूट मेजॉरिटी में थी और तो वो पूरे जनवरी में कॉन्फिडेंट थी कि इस बार हमें, और वो कोई भी पार्टी और बीजेपी आज भी उस तलाश में है कि भाई हमारा तो कोई लोग हो, इतने समय से हम सत्ता में हैं लेकिन अब हमें रिप्लेसमेंट चाहिए। तो वो उस समय वो पूरा मौके की तलाश में थी, तो नीतीश कुमार अकेले थे और परिणाम जो था सो दिखे। बहुत लोगों को खासकर जीडीयू के कैडर और जो वोटर को लगता है कि ये चूँकि एलजेपी के चिराग पासवान की वजह से, और 14 सीटें स्टैटिकली ऐसा भी है कि 14 सीट में जो एलजेपी का वोट था वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री से ज़्यादा था, यानी 14 जेडीयू के खिलाफ। तो जो जेडीयू अगर एलजेपी नहीं होती या अलायंस में होती तो वो 14 सीट तो एडिशनल होती। अभी तक की सबसे कम सीटें जीती थी जेडीयू, तो इस वजह से वो खुनस थी और उसका बदला उनको अभी मौका मिला है लेने का, चिराग पासवान से बदला लेने का। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि चाहे सीट आप टिकटों के वितरण ये सब में देखिएगा, चाहे जो भी मास्टर स्ट्रोक खेला हो चिराग पासवान जी ने झटक्के से 29 सीटें हटिया ली। वो तो लास्ट के 2 दिन में नीतीश जी एक्टिव हुए और फिर उस तरीके से 3 सीटें कम, हाँ, और सिर्फ 3 सीटों का कम नहीं, मनमानी जो कुछ सीटें इधर उधर हुई थी फिर नीतीश ने दिलवा दी थी एलजेपी को, वो अपनी हथियाई उन्होंने वापस। तो रिवाइलरी तो है कि अब ये है कि वो कितना खतरनाक है। देखिए उसमें बड़ा हमारा सिंपल इक्वेशन होता है, हम लोग स्टैट्स वाले लोग हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचते हैं। अगर एलजेपी का जेडीयू वाले टांग खींच रहे हैं और जेडीयू वाले एलजेपी का और एलजेपी वाले जेडीयू का टांग खींच रहे हैं, इसका मतलब अलायंस में ही खींच रहे हैं, तो इसका भी एक अपना मेटा नैरेटिव होता है। फायदा हो गया महागठबंधन को, टर्नआउट 75% हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैसेजिंग बड़ा क्लियर होता है, भाई हराना है तो हराना है, जिताना है तो जिताना है। और अगर वाकई में नीतीश को लोग लाना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें हैं कि कुछ सीटें चुनिंदा सीटें, ये नैरेटिव नहीं चलती, ये एक दुक्के सीटों पे चलती है, वो 20-25 सीटों पे ऐसा नहीं चलेगी। तो टर्नआउट बढ़ा है, अगर चाहे, और टर्नआउट थोड़ा लेटेस्ट इंतज़ार करना चाहिए हमें, चुनाव आयोग घोषणा कर देगा महिलाओं का प्रतिशत और पुरुषों का प्रतिशत। मुझे लगता है पिछले 2-3 इलेक्शन से जो हो रहा है, खासकर 2010 से ही महिलाओं का जो टर्नआउट है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है और ये धीरे धीरे बढ़ रही है। पिछले बार तो 5% टर्नआउट ज़्यादा था। अगर मैं उसी को मान लेता हूँ कि 5% है, तब भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। आप पूछिएगा कैसे भाई 5%? हाँ पूछिए, बताइए। 5% बिहार में इलेक्टर जो है 52% मेल है और 48% फीमेल है, मतलब महिला वोटर। अब मैं कह रहा हूँ कि 5% आगे है, तो मान के चलिए हम कि 60% पुरुषों ने वोट किया और 65% महिलाओं ने वोट किया। ठीक है, जितने में है, जितने वोटर्स जितने हैं, मतलब 48 हम नंबर पे कह रहे हैं। 52 का 60% से गुना कीजिएगा तो 31.2 आता है, और 48 को 65 से गुना कीजिएगा तो भी 31.2 आता है। यानी कि अगर मेल और फीमेल में भी 5% का डिफरेंस हो तो इन एब्सोल्यूट नंबर पे जो वोटर होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो हमेशा हमें उस मुगलते में भी नहीं जीना चाहिए। हाँ, अगर वो 5% से, इसीलिए सर आप ज्ञानी हैं, हम पत्रकार नहीं कर पाते, तभी तो आप जैसे एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो तो कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हमारे आकलन। अब अभी भी मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको वो नंबर का गेम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके दर्शकों को, और खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 5% का जो गैप है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरी अभी की बातों में मत जाइए, आप चले जाइए 2020 के रिजल्ट में। ठीक 5% का गैप था, दोनों को 37% वोट आए थे, बिल्कुल आए थे। तो सवाल ये है कि अगर नीतीश जी को की सरकार को बचनी है तो वुमेन टर्नआउट 5% से ज़्यादा हायर होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विमेन टर्नआउट बढ़ना एक शुभ संकेत है, लेकिन वो अंतिम संकेत नहीं है, क्योंकि रिसर्च मेथड में हम लोग पढ़ते हैं सफिशिएंट, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो कई सारे कंडीशन में विन विन टिक लगाना है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों होना पड़ता है।
ठीक है, तो नेसेसरी तो है, लेकिन क्या वो सफिशिएंट है? क्योंकि कई सारे महिलाएं, भाई उसमें भी तो एक अपना कास्ट और क्लास का डिवीज़न है, तो इसके लिए और डीपर थोड़ा हमें उनका स्टडी करने की ज़रूरत है। यहाँ बैठे बैठे हम वो नहीं आकलन कर सकते हैं कि किस कास्ट कम्युनिटी के लोगों ने बैठे बैठे, लेकिन हम भी घूमे, आप भी घूमे, आपके लोग भी घूम रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आकलन कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो फिर ये भी बेईमानी हो जाएंगे दर्शकों के साथ, वो काहे देखेंगे हमें? हम लोग भी घूम रहे हैं, कहेंगे सौरभ शुक्ला घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है, फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो ये कि जब जो बदलाव की लहर जो किसी के प्रति खुलेआम और ज़्यादा हो ना, तो विजिबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है विजिबिलिटी दिख जाती है। लेकिन जब चुनाव क्लोज हो ना, तो उसको नग्न आंखों से देखना थोड़ा मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल होता है। उसके लिए साइंटिफिक मेथड की ज़रूरत होती है, जो कि पोस्ट पोल या सर्वेज वगैरह जो होते हैं वो आपको ज़्यादा बारीकी से बता सकने में। सर्वे कर रहे हैं पोस्ट पोल? जी कर रहे हैं, कुछ डेटा वेटा भी आया नहीं शुरू में? अभी नहीं, अभी तो कल चुनाव हुआ, आज से हमारा पोस्ट पोल शुरू होगा। हम आपको 12 तारीख, और अभी तो बीच में बोल भी नहीं सकते, चुनाव आयोग धर के उठा लेंगे हमें, ठीक है? तो अब सीधे 11 तारीख की शाम को 7 बजे के बाद। तो यानी अगर 5% महिलाओं का वोटर टर्नआउट ज़्यादा है भी, तब भी एब्सोल्यूट वोटर्स वोटिंग में पुरुषों के बराबर ही वो बैठेंगे। क्योंकि पुरुषों की जो पॉपुलेशन है बिहार में वो महिलाओं के अनुपात में ज़्यादा है। तो नीतीश कुमार को महिला वोट कर रही हैं, ये नज़र आता है, लेकिन क्या उतना ज़्यादा वोट कर रही हैं बढ़ चढ़ के कि सरकार में उनको वापस बचा लें? क्योंकि एक लहर तो 10,000 की दिखती है और एक लहर है बेरोजगारी की, वो भी बहुत विजिबल नज़र आती है। और हमने अपने करियर में युवाओं को इतना वोकल नहीं देखा कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सरकार को इतना मतलब बोल दें कि जिसने डंडा चलाया यूथ पर उसका हिसाब करेंगे, बूथ पर इस तरह के नारे लगा दें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लड़के, बोलते नहीं है, डरते हैं कि अगर ये सब सुन लेगी सरकार तो नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन एक लहर असर 10,000 का, वहीं दूसरा दर्द बेरोजगारी का। कौन किस पर भारी पड़ सकता है? क्योंकि कहते हैं जहाँ युवा रह चलते हैं वहाँ जो है बदलाव हो जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा डायनेमिक्स अलग है, क्योंकि महिलाएं अलग कुछ चल रही हैं। महिलाओं के साथ ये भी है कि हमारा कास्ट का भी मसला है, ठीक है? ये तमाम बेरोजगारी बहस सब कुछ ठीक है, वोट देते समय और माइक पे बोलते समय वोकल होते हुए हम ये तो कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, पलायन करना पड़ता है। इन सब सारी चीज़ों के बावजूद भी ये क्लास और कास्ट दोनों मैटर करता है। वोट देते समय, बूथ पे जाते समय और ये माइक को हटने के बाद हम क्या हैं, वो ओरिजिनल चीज़ें हैं। तो ये बताइए कि फिर ओरिजिनल चीज़ है। दो चार कैंडिडेट्स की बात करते हैं आपसे। तेजस्वी यादव जीत जाएंगे राघोपुर? ये पक्का जीतेंगे, हमको लगता है जीतेंगे। अनंत सिंह की सीट पर हम कल गए थे, अनंत सिंह की सीट पर आपको क्या मुकामा में, क्या अनंत सिंह जीतेंगे हारेंगे? पहले आप अपना आकलन बताइए, फिर अपना बताएंगे। देखिए, अनंत सिंह जेल में गए हैं, उसके बाद मैं वहाँ देख रहा था कि लोगों का जैसे आदमी जैसे ही जेल में जाता है तो लोगों को लगता है कि इसके साथ कुछ ज़्यादा अपराध हो गया है, माने लेवल प्लेइंग गेम नहीं हो रहा है। इसके लिए दोनों उम्मीदवार को बाहर रहना ज़रूरी है, दोनों साथ में चुनाव लड़े, तो इससे एक सिंपैथी भी मिलती है लोगों की। और लेकिन वो चूँकि एक बहुत बड़े अपराधी भी हैं, तो ये भी हो सकता है कि भाई इनके बाहर थे तब तक हम उनके डर से वोट कर रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी उनके जेल में रहते वो चुनाव भी उनका रिकॉर्ड है, जीतते आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जीतते आ रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यदि वो चुनाव जीत जाए तो। मैं कह रहा हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो चुनाव हार जाए तो। हाँ, क्योंकि उनके जेल जाने के बाद आप देखेंगे आरजेडी के सूरज भान भी, वो भी भूमिहार है, तो वो भी भूमिहार हैं। अच्छा, वहाँ पर जो जन स्वराज कैंडिडेट हैं वो धानुक हैं, जो सबसे ज़्यादा वोट्स हैं वहाँ पे, तो वो एक मुझे तो लगा कि जो है कुछ भूमिहार ही मिल गए हमें, जो कह रहे थे कि हम सूरज भान सिंह को दे रहे हैं, हम आरजेडी को दे रहे हैं, भूमिहार ही मिल गए। तो अपनी जाति का वोट सूरज भान, तो कुछ उनका खुद का भी तो होगा ना वहाँ पे जो लेंगे। सूरज भान के साथ दिक्कत है कि सूरज भान के साथ सबसे अच्छी बात है कि वो थोड़े समझदार और सामने लाने वाले लोगों को हैं, मिला जुला लेंगे। अनंत सिंह के साथ हैं कि एक उनकी एक भाषा है, वो पूरी एक तरह से पॉपुलर लेगेसी है
कि वो कैसे बोलना है, कैसे खुद को पॉपुलर करना है, लोगों को अपने मतलब क्या कल किसी ने बोला कि यहाँ सारी फैक्ट्रियां मोकामा में बंद हो गई और एक नई फैक्ट्री चालू हो गई है, वो है रील की फैक्ट्री। हाँ। तो मोकामा रील फैक्ट्री बन गई है और उसमें वहाँ। एक और बात है कि किसी ने कह दिया कि भाई यहाँ पे टाल में तो पानी बहुत लगा हुआ है, तो कहे कि पानी तो बहुत जगह लगा हुआ है, क्या हम पी जाए हैं? तो ये हाँ, तो यही रील फैक्ट्री हो गई ना वो। रील फैक्ट्री। तो कहने का मतलब है कि इससे जो लोग पसंद भी करते हैं, हो सकता है कुछ कहें कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा ये बोल रहे बताइए फिर कि तेज प्रताप जीत जाएंगे महुआ से? हैं। तेज प्रताप यादव के प्रति सिंपैथी बहुत ज़्यादा है। हाँ, रहुआ लोग उनके प्रति सिंपैथी इसलिए है कि लोग ये भावुक होकर कह रहे हैं कि भाई तेज इतने बड़े परिवार 9 भाई बहनों में उसको अलग थलग कर दिया गया, तमाम रणनीतिकार उसको अलग कर दिए। हमें तो ऐसे लोग मिले, वो ये कह रहे थे कि दोनों भाई हैं, बाद में तो एक हो ही जाएंगे, तेज प्रताप को जिता दो, तेज प्रताप मंत्री बनेंगे तो यहाँ ये वो भी मिले हमें, मान लो कह रहे सरकार महागठबंधन की बन रही है और तेजू भैया मंत्री बनेंगे, बाद में भाई से बड़ा क्या होता, भाई भाई तो एक हो जाएंगे, ये भी लोगों ने बोला। तो कह रहे बाहर तो हम लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो तेज प्रताप भैया को। अंततः लोग जान रहे हैं कि लालू यादव के अंततः जो सक्सेसर या लेगेसी जो है वो मूलतः माने तेज प्रताप यादव के पास है, वो दूसरे कैंडिडेट के पास नहीं है। तो लालू यादव के प्रति भी सहानुभूति दिखाते हुए तेज प्रताप यादव वो सारा एक साथ महुआ में मिलता जुलता है। आपके तेज प्रताप को दिक्कत नहीं होगी। कल लखीसराय में बड़ा माहौल हो गया विजय सिन्हा के साथ, कीचड़ विचड़ हो गया, गोबर ओबर हो गया, एक आध जगह उनको हकाल भी दिया गया। उप मुख्यमंत्री हैं और उम्मीदवार भी हैं और बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या लग रहा है उनकी सीट फंस गई? देखिए विजय सिन्हा का थोड़ा इतिहास पलट लीजिए तो विजय सिन्हा कभी भी ऐसे ही रहे हैं, या विधानसभा में देख लीजिए, एक बार मामला याद होगा जब विधानसभा के वे अध्यक्ष थे और एक मंत्री पद पे थे सम्राट चौधरी। उस सम्राट चौधरी से इन्होंने कहा कि भाई आपने सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि ज़्यादा व्याकुल मत होइए। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा मामला नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, और विजय सिन्हा इस बात के लिए जाने जाते हैं, बवाल कर देते हैं, बवाल कर देते अपने हैं। गार्ड से उनका खड़ा हुआ है, गनमैन से कह रहे हैं कि फ़ोन करके इसको हटाओ, इस लोग मुझे गोबर मार रहे थे, इसने गोली नहीं चलाई, ये गोली नहीं चला रहे। हद है, मतलब कि वो अगर कोई गोबर कीचड़ मारो तो गोली से मार दो, और वो वायरल भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी करवा रहे हैं। मतलब बताता हूँ, बिहार में कोई फैक्ट्री लगी ना रखी हो, नेताओं को रील की फैक्ट्री सबने नेताओं ने बिहार में लगा दी है। आशीष जी, ये तो हम लोग अपना थोड़ा चकल्लस पत्रकारों की रहती है, आपसे चकल्लस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं पहले फेज के बाद आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? नहीं, हमने आपको हिंट्स तो दे ही दिया। एनालिस्ट हिंट्स ही दे सकते हैं, हम आकलन कर सकते हैं, हम रिजल्ट थोड़े दे सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बात ये है, देखिए 2-3 चीज़ें चुनाव को मैं हमेशा वो कहता हूँ कि डायरेक्टली आउटकम पे मत आइए, क्योंकि आउटकम पे आ जाएंगे डायरेक्टली तो फिर एनालिसिस का कोई मकसद नहीं रहता है। रिजल्टें पता चल गया, सब अपने अपने घर जाइए। ठीक है, मैं कई बार सर्वेज को लेके सीधे कहता हूँ, लोग सीधे आपको 11 के शाम में आ जाएंगे, एक गठबंधन को इतना सीटें मिल रही। अरे भाई, वो तो 2 दिन बाद वो पता चल जाएगा रिजल्ट के दिन। सबसे बड़ी बात बताइए, क्यों कोई जीता? नीतीश जी जीत रहे हैं एनडीए, तो क्यों जीत रही है? अगर नीतीश जी की एनडीए वापस नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है? विमेन टर्नआउट बढ़ा तो क्यों बढ़ा? ठीक है, ये एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वेज या जो फील्ड के रिपोर्टर होते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो लोग बताएंगे, और वो ज़्यादा अहम होता है रेदर देन ये जानने के लिए कि कितने सीटें मिल रही है। तो आप उस चीज़ को अब ऐसे देखिए, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, जो कल दिन से ही वो चीज़ है कि टर्नआउट बढ़ गया, उसका आधा आंसर मुझे मिल गया कि भाई SIR का उन से चीज़ों का असर है, लेकिन उसका आधा असर तो और अभी हिसाब जानना बाकी ही है कि भाई कहाँ टर्नआउट बढ़ा। अब जैसे मुझे एक लोगों ने ऐसे ही कुछ पोलिंग बूथ वाइज का रिजल्ट दे दिया, अलीनगर विधानसभा जो कि बहुत फेमस है, मैथिली ठाकुर जी वहाँ से लड़ रही हैं। तो गायिका है बेचारी, गायिका है नहीं, बेचारी तो नहीं है, गायिका है, फेमस है और इनोसेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो बेचारी कोई नहीं है। ठीक है, मेरा अपना मानना है। तो उन्होंने कहा कि बूथ वाइज दिया उन्होंने डेटा। आप जब बूथ वाइज देखेंगे डेटा, आपको लिटरली शॉक होगा कि ज़्यादातर बूथों पे, ज़्यादा क्या लगभग सारी बूथों पे महिलाओं का टर्नआउट ज़्यादा हुआ है, बूथों पे भी। लेकिन उसमें और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बातें बोली है, क्योंकि एक ब्लॉक का उन्होंने नहीं दिया, 3 ब्लॉक में से बोले कि मिला नहीं है, जैसे ही मिलता है तो मैं भेजता हूँ। तो हमने कहा क्या होगा, तो बोले कि एक ब्लॉक है जिसमें थोड़ा
ये जो है मुस्लिम एरिया वो सब ज़्यादा है, और बोल रहे हैं कि बाकी जगह तो ये सब जगह तो 60, 62, 65 जा रहा है, वहाँ सीधे 70, 75 जा रहा है टर्नआउट। ठीक है, तो ये एक अपने आप में भाई मिस्ट्री है। तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि मोबिलाइजेशन दोनों के तरफ से, दोनों गठबंधनों के तरफ से काफ़ी हुआ है। किनके वोटर ज़्यादा पहुँचे हैं और शांति से वोट दे के आए हैं, सफलता उनको ही होगी। इस पूरे गेम में एक जो चीज़ हुआ है जिसके लिए पूरे 4-5 महीने से खूब नैरेटिव बिल्ड हुआ प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज के लिए, वो एकदम से डाउन मार गए। वो शांत हो गए, उधर मोबिलाइजेशन उनका कुछ भी नहीं हो पाया। कैंडिडेट्स हम अब देख उसके रहे कई हैं सारे कारण कि हो एनडीए को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो दरभंगा शहर की सीट है वहां पर वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। मोकामा की सीट भी देख लीजिए, धानुक वोट करते थे अनंत सिंह को, इस बार वो धानुक कैंडिडेट हैं जनस्वराज को, तो वहाँ भी डेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जैसे पटना साहिब सीट भले ही जीते हो, लेकिन इस बार यहाँ से वो मिश्रा हैं, वो लड़ रही हैं। हाँ, लेकिन वो डाउन हो गई हैं। वो डाउन हो गए हाँ, मैं उस सीट को तो बता सकता हूँ, वो बिल्कुल बाइपोलर यही हो वजह गया। है कि जब बीजेपी को लग रहा है कि प्रशांत किशोर उनको नुकसान पहुंचा रहे, तो बीजेपी ने चुनाव से पहले 4 उनके कैंडिडेट तो बैठा ही दिए पहले। हाँ, ये तो बड़े लेवल का गेम होता है, उसमें आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो छोटे लोगों के लेवल की बात जानते हैं। मोटा मोटी हम यही जानते हैं कि लोगों को, कई बार वोटरों को यही लगता है कि ये रेसे में ना हो तो काहे साथ जाए। ठीक है, ये रेस में ही नहीं, ये जीतना ही जीतेगा, नहीं है, उसी के साथ तो नहीं है। ठीक है। तो महिला ला देंगे फिर से नीतीश, या युवा पलट देंगे नीतीश यानी तेजस्वी को ले आएंगे, यही चुनाव है। क्यों पांडे जी? एकदम यही चुनाव है। और ये हम हर चीज़ को बिहार में रहते हुए, बिहार में जन्म लेने के बाद और अब तक के चुनाव से मैंने पाया है कि तमाम नैतिकता और बहस, मुद्दे पे बहस के बाद भी लोग अपनी क्लास और कास्ट पर वो देखते हैं, सुरक्षा देखते हैं और उसी के हिसाब से वोट करते हैं। जात नहीं जाती। बिल्कुल, जात नहीं जाती। और आप एक दो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही चीज़ें हो रहा है, एक दो चीज़ें आपको बहुत नेगेटिव भी लगेगा। बिहार में जो इवन रूलिंग जो अलायंस है उसका नैरेटिव क्या है? नैरेटिव आप जाइए, लोगों से जंगल राज आ जाएगा। अरे भाई, 20 साल पहले किसी का पावर था, किसी ने कल बहुत बढ़िया काउंटर किया, ए भैया उस समय में बिजली के खंभा हलाई, रोडबा हलाई, बस हलाई तो आब हले कनपट्टी पे लगा के चल जाए ले, लेकिन अब यहाँ लगावेगा कैमरे में कैद हो जाएगा। तो समझ रहे हैं? कैमरा लगा हुआ है। तो मतलब क्या उसका भी कह रहा है कि भाई सारा तेजस्वी अपने कैंपेन में लगातार कह रहे हैं कि शांति और मेरी परछाई भी अगर कानून तोड़ेगी तो उसको भी मैं नहीं बख्शूंगा। तो वो लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी रैलियों में काफ़ी काउंटर करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। नहीं, ये होना भी चाहिए। देखिए, स्टेट और नागरिक का जो बीच का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसका पहला आउटकम जो है, पहला प्रिंसिपल यही है कि भाई स्टेट का रोल है पीस मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो शांति, चाहे तेजस्वी बने, ए बने, बी बने, सी बने, कोई भी बने, जो नीतीश जी भी इतने समय से पावर में है, वो भी यही है कि सुशासन को लेके। तो इसीलिए तेजस्वी यादव और उनके पार्टी अलायंस को, ये तो किसी भी पार्टी की सरकार जो बनती है उसका मूलभूत कर्तव्य है। और अगर वो ऐसा बार बार कह रहे हैं तो ये अच्छी बात है, उनके वोटर भी समझे और फिर एनालिसिस करें। तेजस्वी यादव ने 3 काम किए हैं। अपना जो काडर जो उनका हल्ला करने वाला था उसको शांत रखा है, बीजेपी के पिच पे नहीं गए हैं, वो रोजगार 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 कर रहे हैं। उनकी रैलियों में जो भीड़ आ रही है उसको ही बहुत ज़्यादा ओवर प्ले नहीं कर रहे हैं कि देखो ये सब लोग कहेंगे देखो यादव मुसलमान पागल हो गए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत स्ट्रैटेजिकली, पर अंत में नीतीश कुमार, और देखिए एक बात तो जो सत्ता पक्ष में होता है उसके साथ एक बेनिफिट ये होता है कि उसके हाथ में वो योजनाएं होती हैं। तो 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिए हैं नीतीश कुमार ने, वही एक और इकलौती वजह है मुझे लगता है कि एनडीए इस चुनाव में भारी भरकम फोर्स है, वरना शायद चुनाव इतना नज़दीकी ना होता। चुनाव एकदम बहुत नज़दीक है। पहले तो चुनाव जब शुरू हुआ इतना स्लो लग रहा था और कभी ये लग ही नहीं रहा था। बीच में तो चुनाव छठ के पहले तक नहीं लग रहा था कि चुनाव अभी ओपन हुआ है। हाँ, थोड़ा ओपन हो गया, दुलारचंद की हत्या हो गई तब ओपन हुआ, बाकी तो क्लोज ही था। तो अनंत सिंह ने यहाँ पर एक्चुअली में चुनाव, बिहार का चुनाव मोकामा से ओपन हुआ। बेसिकली जिस रील फैक्ट्री की बात कर रहे थे उसके तो बाद रील बनना शुरू हो, मतलब चुनाव का रील हो गया। तो चुनाव, तो खैर बहरहाल हमने थोड़ा कोशिश की, तो हमने बताया आपको जब 60% के ऊपर अच्छा मतदान हुआ विधानसभा में, तब यहाँ पर सरकार बदली, आरजेडी को फायदा हुआ है।
क्या इस बार ऐसा होने जा रहा है? यही हमने एनालिसिस किया है। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आगे बताते दिखाते रहेंगे, लेकिन चुनाव है, अक्सर क्या है, मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी होता है रास्ते का मज़ा लेना। इसीलिए गंगा जी के किनारे, दरभंगा हाउस के किनारे हम लोग गाली घाट में बैठ कर के चर्चा आपके लिए लेकर के आए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। नमस्कार।